नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आपको एक स्पेशल क्लास एसएससी जीडी में आपको लिए चलते हैं। क्लास नंबर 28 है यूनिवर्स, प्लैनेट और सन वगैरह की, जिसमें हम प्लैनेट, यूनिवर्स और सन के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी में जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं आज तक, जो हमने जाना है उसका एक निचोड़ आपके लिए लाए हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमने वो चीज़ें ली हैं। तो चलिए बने रहिए क्लास के साथ। एसएससी जीडी की स्पेशल क्लास है और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें क्लास नंबर 28 को लेकर आपके बीच में अरविंद कुमार नोहिया एक्सटर्नल क्लासेस से आपके बीच में हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को शेयर कर दीजिए, उन बच्चों से कह दीजिए कि चलिए बहुत अच्छी क्लास, 90 क्लास और ऐसी क्लासें आपको मुश्किल से मिलेंगी जहां हम रिसर्च करके चीज़ों को उनको ला रहे हैं जो एसएससी जीडी में बहुतायत पूछे जाते क्वेश्चन हैं उनको। और इसके साथ एक बैकअप सीरीज है, और बैकअप क्या, वो CISF बैच है, उसमें हम MCQ पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं। बहुत चीज़ें MCQ पैटर्न पर होती है, मैथ को छोड़कर बाकी चीज़ें MCQ पैटर्न पर है। तो आप दोनों क्लासेज को तय करें और उसके बाद जो हमारे प्लेलिस्ट हैं उनमें भी जाकर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की क्लास में। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ज्योग्राफी है क्या, कहाँ से आई। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जियो अर्थात पृथ्वी, तथा अर्थात वर्णन, किसका, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। ज्योग्राफी इस प्रकार, ज्योग्राफी का जो अर्थ है पृथ्वी का वर्णन हुआ, यानी ज्योग्राफी का कहीं अर्थ पूछ लिया जाए तो ज्योग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। और भूगोल के जो जनक हैं किसको माना गया है बेटा, भूगोल के जनक जो माना गया है वो माना गया है किसको, हिकेटियस को भूगोल के जनक माना गया है। और हिकेटियस ने कुछ नया काम नहीं किया था। आपको मैं बताता चलूँ कि हिकेटियस को भूगोल का जनक, भूगोल का पिता, भूगोल का पितामह कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जैस्पेरिडियस। कौन सी पुस्तक लिखी थी, जैस्पेरिडियस नामक पुस्तक लिखी। और जैस्पेरिडियस में कोई भी भौगोलिक खोजें नहीं थी। जो उस समय तक ज्योग्राफी के बारे में लोगों ने कहा, जो खोजें हुई, जो सिद्धांत आए ज्योग्राफी में, जो सिद्धांत आए उनका एक क्रमवार अध्ययन जो है आप जैस्पेरिडियस पुस्तक में कर सकते हैं, जिसके कारण इनको जो है भूगोल का पिता कहा गया है। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का जो वर्णन आया, ज्योग्राफी शब्द को जो सबसे पहले कहा गया वो एक ग्रीक विद्वान थे, इराटोस्थनीज। कौन थे, इराटोस्थनीज। ये भी ध्यान से समझिए, इराटोस्थनीज ने सबसे पहले बताते हैं कि भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया, ग्रीक यानी ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया। इराटोस्थनीज ने क्या किया कि परिधि का सही मापन इन्होंने बताया, भाई पृथ्वी की परिधि का सही मापन इन्होंने बताया। निवास योग्य भूमि का जो मानचित्र था वो इन्होंने बनाया, और इनको क्या कहा गया, भूभौतिकी का जनक कहा गया। ये भी आप पढ़ते चलिए, भूभौतिकी का जनक, ठीक है, भूभौतिकी का जनक कहा गया है। इनको किसका जनक कहा गया, भूभौतिकी का जनक कहा गया इराटोस्थनीज को। इसके बाद एक और वैज्ञानिक पढ़ लेते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल। क्या नाम है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ रख देता हूँ, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है बेटा, कुछ ये वैज्ञानिक हैं, इनको आप पढ़ते जाइए। फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या किया था वो भी समझ लीजिए। मानव भूगोल का पिता कहा जाता है इनको, मानव भूगोल का पिता। इनको क्या कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। एंथ्रोपोज्योग्राफी इन्होंने पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक थी, एंथ्रोपोज्योग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोज्योग्राफी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में मानव से जुड़ी चीज़ें, मानव और पृथ्वी के संबंध के बारे में कहा। तो ये चीज़ें भी आप पढ़ लीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अरस्तु ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है, न्यूटन ने पीछे से लगे हाथों से कह दिया कि भैया इसको सिद्ध कर दिया न्यूटन ने। और कुछ चीज़ें मैं और भी बता देता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें और लिख लीजिए, ये तो आपने लिख लिया होगा। इसके बाद कुछ चीज़ें लिख दीजिए। सबसे पहले विश्व मानचित्र जो बनाया, विश्व मानचित्र बनाने वाले जो व्यक्ति थे, वो कौन थे बताइए। विश्व मानचित्र को बनाने वाले व्यक्ति थे एनेक्सीमेंडर ने विश्व मानचित्र को सबसे पहले बनाया था। और भारत का मानचित्र किसने बनाया था, भारत का मानचित्र बताइए, भारत का मानचित्र
भारत का मानचित्र एनाविले ने पहली बार बना के दिया कि भैया ये भारत है, भारत का मानचित्र है। तो भारत का मानचित्र पहली बार जो है एनाविले ने बनाया और भारत को विश्व मानचित्र पर दिखाने वाले, यानी भारत को विश्व मानचित्र पर दिखाने वाले, विश्व मानचित्र पर, ये बेटा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, विश्व मानचित्र पर दर्शाने वाले व्यक्ति थे टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। आप इन चीज़ों को विशेष पढ़िए कि टॉलमी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत को विश्व मानचित्र पर दिखाया, विश्व मानचित्र पर बताया कि भाई विश्व मानचित्र है और उसमें विश्व मानचित्र में भारत को बताया। और सूर्य सिद्धांत में सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल हुआ। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें, आर्यभट्ट ने, भारतीय वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और पर्दी का उन्होंने सही मापन किया। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण का सही कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया को होना बताया। और 1300 वर्ष पहले ही भास्कराचार्य जी ने, आप अगर मैथमेटिशियन भी कहेंगे, भारत के बड़े अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं भास्कराचार्य, उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी। कौन से? न्यूटन से 1300 साल पहले। और न्यूटन से 1300 साल पहले सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखकर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या कर दी थी, गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या कर दी थी। दो चीज़ें और पढ़ लीजिए यहाँ। ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन टॉलमी के द्वारा किया गया था। ब्रह्मांड का नियमित, रेगुलर अध्ययन, नियमित अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? टॉलमी के द्वारा। ठीक है ना, ये भी आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। टॉलमी के द्वारा नियमित अध्ययन ब्रह्मांड का किया गया है। और सबसे पहले 1500, देखिए अब इन्होंने जो बताया, यहाँ भी आप समझ लीजिए, इन्होंने जो बताया, इन्होंने बताया कि भाई पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो पृथ्वी जो है केंद्र में है, सेंटर में है, और सूर्य जो है इसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन 1543 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए पोलैंड के, 1543 ईस्वी में पोलैंड के एक वैज्ञानिक आए, कोपरनिकस, पोलैंड के निवासी थे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है, आप जो बता रहे हैं वो गलत है, और केंद्र में सूर्य है, सेंटर में कौन है? सन है, और इसके आसपास कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, ये कौन, किसने बताया? ये बताया कोपरनिकस ने। किसने बताया? कोपरनिकस ने। पहले टॉलमी ने जब नियमित अध्ययन किया था तो टॉलमी ने क्या बताया था? टॉलमी ने कहा पृथ्वी सेंटर में है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। लेकिन कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में आकर ये बताया कि भाई, कोपरनिकस बोले कि ये जो है सेंटर में सन है और सूर्य जो है बीच में है और पृथ्वी जो है उसके आसपास घूम रही है। तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें बेसिक थी जो हम आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अब बताते हैं ब्रह्मांड की संरचना। ब्रह्मांड थोड़ा कम दिख रहा होगा, रेड कलर उन्होंने यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मांड यूनिवर्स, देखिए ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड से जो संबंधित प्रकृति, उसकी उत्पत्ति से जो संबंधित विज्ञान है उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और अब बात आती है कि 13 अरब साल पहले इसमें एक अचानक न रुकने वाला प्रसार शुरू हो गया। अचानक न रुकने वाला प्रसार, अचानक न रुकने वाला प्रसार शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड जो है आपका, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स फैल रहा है। क्या कर रहा है? फैल रहा है। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया कि बताइए यूनिवर्स अब फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो बच्चों ने बड़ा ध्यान से लगाया कि एक थ्योरी जनरेट की उन्होंने कि भाई इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आपस में ये है, खिंचाव बन रहा है तो वो सिकुड़ रहा है। नहीं, ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इसके लिए 3 सिद्धांत मुख्य दिए गए। नंबर 1, ऑटो श्मिड की धूल परिकल्पना दी गई, जिसने ये बताया कि ब्रह्मांड जो है धूल कणों से बना है। लाप्लास दूसरे हुए, उन्होंने निहारिका परिकल्पनाएं दी कि ये नोबल जो हैं उनसे निहारिका से बना हुआ है। तीसरे आए जॉर्ज लेमेंटियर, जो सर्वविदित माना गया, वो बिग बैंग सिद्धांत माना गया। जॉर्ज लेमेंटियर का बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसके द्वारा बताया गया कि कुछ आपसिक भूगर्भिक शक्तियों के कारण इसमें जो है ब्रह्मांड में जो है हलचल उत्पन्न हुई और हलचल की वजह से वो जो है एक बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने पर जो है प्लैनेट वगैरह ये बन गए। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। 100 अरब मंदाकिनी, मंदाकिनी किसको कहते हैं? गैलेक्सी को। ठीक है ना, गैलेक्सी। आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी कौन है? आकाशगंगा। आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी है। ठीक है, आकाशगंगा। तो हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? आकाशगंगा है, जिसकी आकृति जो है सर्पिलाकार है। यहाँ लिखा हुआ भी हमारी गैलेक्सी का नाम
आकाशगंगा है जिसका आकार सर्पिलाकार या पेचदार है। हमारा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 33,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हमारा जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा के केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये आप देख सकते हैं 33,000 प्रकाश वर्ष वो दूर है। और गैलेक्सी को ब्रह्मांड का क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। गैलेक्सी को ब्रह्मांड का क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। और प्रत्येक मंदाकिनी गैलेक्सी में 100 अरब तारे माने जाते हैं। जैसे हम सूर्य को देख रहे हैं ना, ऐसे 100 अरब। जब रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि असंख्य तारे, तो हम हंसते हैं। सनातन परंपराओं में, सनातन धर्म में विश्वास न रखने वाले लोग हंसते हैं कि अरबों तारे कहाँ से आए। उन्होंने बिना टेलीस्कोप के बैठ के बता दिया कि भाई अरबों तारों के समान वो चमक रहे हैं। यानी प्रत्येक गैलेक्सी में देख लीजिए 100 अरब तारे माने जाते हैं। तो और जो है गैलेक्सी को पूरे ब्रह्मांड का क्या माना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। क्या माना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ें। अब सोलर सिस्टम में आप पढ़ेंगे किसको, सूर्य को। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, ब्रह्मांड के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली। अब आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम सूर्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, सूर्य को। ठीक है ना, सन को। सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु हमारा सूर्य, जो एक तारा है। ठीक है, जो एक तारा है। और सूर्य का परिक्रमण काल जो है 25 करोड़ वर्ष है। परिक्रमण काल कितना है सूर्य का, 25 करोड़ वर्ष। और जिसे कॉस्मस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कॉस्मस ईयर कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, स्पेलिंग कॉस्मस, कॉस्मस ईयर कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष। कॉस्मस ईयर को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष, हिंदी वाले भी समझ लें कि कॉस्मस ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष की अवधि अगर कोई पूछ ले तो कितनी, 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष ब्रह्मांड वर्ष की अवधि हो गई। अब जो सूर्य का जो कंपोजिशन है स्टूडेंट, सूर्य का जो कंपोजिशन है वो समझिए। सूर्य का जो कंपोजिशन है उसमें लगभग 71% जो है, क्या है, 71% के आसपास आपकी है हाइड्रोजन। कौन सी है, हाइड्रोजन। और इसके बाद 26.5% जो है इसमें हीलियम। ठीक है, हीलियम। और 2.5 अन्य है। अच्छा, 71% ज़्यादा होगा, ये तो आधे से ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, 71% ऐसे ले लीजिए और 26.5% ऐसे ले लीजिए। यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 26.5% हीलियम और 2.5%, ये एक सिंबॉलिक रूप में बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और 2.5% के आसपास अन्य तत्व हैं। अन्य तत्व में आपके यूरेनियम, लिथियम, ये आपके ऑर्गन, ये अन्य तत्व में है। लिथियम, यूरेनियम और ऑर्गन भी अन्य तत्व में आता है। यहाँ ऑर्गन भी थोड़ी सी मात्रा में मिलती है। इसमें जो है नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। संलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसमें होती है। क्लियर है। इसका केंद्र भाग कोर कहलाता है। सूर्य का केंद्र भाग क्या कहलाता है, कोर कहलाता है, जिसका तापमान 15 मिलियन केल्विन है। जिसका तापमान 15 मिलियन केल्विन है। सूर्य की जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है उम्र, 5 बिलियन वर्ष से हमें ये सूर्य प्रकाश ऊर्जा दे रहा है। जीवन काल इसका जो बताया गया है 10 बिलियन वर्ष, यानी हम आधी यात्रा तय कर चुके हैं। आधी यात्रा तय, इसके बाद ये जो हमें सूर्य दिख रहा है ये क्या बन जाएगा, कोई लाल दाना बनेगा या कोई श्वेत वामन बनेगा, डवार्फ बनेगा, ये उसका फ्यूचर की बात है। तो जीवन काल कितना है, 10 बिलियन वर्ष बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, और 5 बिलियन वर्ष को हम पूरी कर चुके हैं। पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है एक एवरेजन 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। एवरेज, अब ये क्या बताया जाने लगा है, पहले हम 22 सेकंड पढ़ते थे, कुछ पढ़ते थे, ये एवरेज है। एवरेज रूप में ये 8 मिनट 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। अब देखिए, यह सूर्य 3 परतों में बटा हुआ है। किसमें, सूर्य कितनी परतों में बटा हुआ है, 3 परतों में बटा हुआ है। देखिए जरा कैसे कैसे, सूर्य 3 परतों में, पहली तो इंटरनली तो कोर हो गई। इसके बाद जो पहला भाग है वो है प्रकाश मंडल। ठीक है जी, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के बाद दूसरा जो भाग आएगा वो होगा वर्णमंडल। क्या होगा, वर्णमंडल। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, क्रीट भाग।
क्रीट भाग या कोराना, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, कोराना। कोराना से वैसे भी आप ज़्यादा परेशान हैं। क्रीट भाग, परिमंडल जिसको कहते हैं। और ये इस परिमंडल की मैं खूबी आपको बता दूं, परिमंडल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। जब ये पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है तब जो दिखाई पड़ता है वो परिमंडल भाग ही आपको दिखाई पड़ता है। ये आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए, बिल्कुल स्पेशल समझ लीजिए। तो ये सूर्य के बारे में है। पहला भाग प्रकाश मंडल, जहाँ से प्रकाश हमें मिलता है, वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद क्रीट भाग है जो हमें केवल ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में, कुछ छोटी सी चीज़ें, थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की आंतरिक स्थिति और उसकी सतह का अध्ययन करने के विज्ञान को जो हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखो सेलेनोलॉजी द्वारा किया जाता है। यानी इसको सेलेनोलॉजी कहा गया है। चंद्रमा को क्या कहा गया है, सेलेनोलॉजी के द्वारा। चंद्रमा को नहीं कहा गया है, उसके द्वारा जो हम अध्ययन करते हैं चंद्रमा के बारे में, उस विज्ञान को जो नाम दिया गया है वो सेलेनोलॉजी कहा गया है। क्लियर है? कोई चंद्रमा के बारे में कोई दिक्कत? ये चीज़ें आप पढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जैसा दूसरा नहीं है, ठीक है ना, चंद्रमा जैसा दूसरा नहीं है। और देखिए इसके आंतरिक स्थिति और उसकी सतह का तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। और पृथ्वी और इसके बीच का जो अंतरिक्ष है, ये भी लिख लीजिए आप, पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो अंतरिक्ष है, पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है, शिशु लूनर। क्या कहलाता है, शिशु लूनर। शिश लूनर, ऐसे शिशु नहीं लिखेंगे, शिश लूनर लिख लीजिए, शिश लूनर। एक्चुअल में क्या है कि ये इंग्लिश से हिंदी बनानी पड़ती है, तो ऐसा ही है। आप इंडियंस के अंग्रेजी के तो माशाल्लाह कहने ही क्या है, तो शिश लूनर कहा जाता है। ठीक है, इसकी पृथ्वी से औसत दूरी आपको पता है 384,365 किलोमीटर है। चंद्रमा के घूर्णन की गति काफ़ी कम है, अतः यहाँ दिन एवं रात की अवधि लंबी 2 सप्ताह होती है। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड लगते हैं, 1.25 सेकंड लगते हैं। अब इसको एक चीज़ समझ लीजिए कि देखिए चंद्रमा पर जब हम देख रहे हैं, चंद्रमा को हम देख रहे हैं, तो चंद्रमा को हम देखते हैं कि हमेशा से एक ही पार्ट हमें दिखाई देता है। चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा से दिखाई देता है हमें। वो अलग बात है कि कलाओं में वो अलग अलग दिखता है। तो 2 चीज़ें और लिख लीजिए। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को बोला जाता है। दूसरा, ये 27 दिन 8 घंटे में यात्रा को, अपनी परिक्रमा को पूरा करता है। 27 डेज 8 आवर। और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष के आसपास घूमता है और लगभग इतने ही समय में ये पृथ्वी के आसपास घूमता है। यानी इसका रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, घूर्णन लिख देता हूँ, घूर्णन और परिक्रमण ऐसे पढ़ लीजिए। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों सेम है। और इसीलिए चंद्रमा का हमेशा से जो हमें है एक ही भाग दिखाई देता है। 59% भाग इसका पृथ्वी से देखा जाता है, 59% भाग जो है पृथ्वी से इसका देखा जाता है। और जो बाकी का 41% भाग है वो पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। और उस जो है, जो भाग नहीं दिखाई देता, उसको हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा का सबसे बड़ा जो क्रेटर है, क्रेटर समझते हैं ना, जो ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ छिद्र है, क्रेटर है, वो क्लेवियस और ग्रेग माल्डी है। क्या है क्रेटर जो है चंद्रमा पर, वो क्या है, क्लेवियस और ग्रेग माल्डी, ग्रेग माल्डी। चलिए, ग्रेग माल्डी, क्लेवियस और ग्रेग माल्डी जो है उसका 2 क्रेटर हैं। सबसे बड़ा क्रेटर ये इसमें है। दूसरा, इसकी अपभू और उपभू दूरी। अपभू दूरी किसको कहते हैं, देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी से मोस्टली दूरी पर होता है तो उसको हम अपभू दूरी कहते हैं। अपभू दूरी, पृथ्वी से मैक्सिमम, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अपभू दूरी और उपभू दूरी। उपभू दूरी को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस। यानी जब हम ये मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ,
जब चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता है, वो इलिप्टिकल शेप में घूमता है। और अपभू दूरी जो है 4,06,000 किलोमीटर मानी जाती है और उपभू दूरी 3,64,000 किलोमीटर मानी जाती है। एक स्थिति बनती है, सिजगी की स्थिति बनती है, सिजगी की, ये भी आप समझ लीजिए। एक बार ये भी पूछा गया, सिजगी किसको कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में हो, पृथ्वी एक सीध में हो, एक सीध में हो, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सिजगी स्थिति कहते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही उसमें है तो हम उसको क्या कहते हैं? सिजगी की स्थिति कहते हैं, उसको हम सिजगी कहते हैं, सिजगी कंडीशन कहते हैं। और एक देखिए, साइडोनिक मंथ जो है, सूर्य की जो परिक्रमा जो कहलाता है साइडोनिक मंथ, वो 29.53 डेज का होता है। साइडोनिक मंथ, ये भी लिख लीजिए, साइडोनिक मंथ जो होता है वो 29.53 डेज का होता है। यानी ये जो है पृथ्वी के साथ साथ जो है चीज़ें होती हैं, सूर्य की परिक्रमा के बारे में इसमें कहा गया है। अब इसमें इसके जो है धूल के मैदान पाए जाते हैं, धूल के मैदान पाए जाते हैं। जो पिछला पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता है 41%, उसमें धूल के मैदान पाए जाते हैं। और 2-3 चीज़ें और पढ़ लीजिए इसके बारे में कि इस पर जो है, अब देखिए इसका जो पृथ्वी पर जब गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है, चंद्रमा का जो व्यास है वो 1/4 ऑफ अर्थ है। अर्थ के कितना है? चौथाई भाग चंद्रमा का व्यास, डायमीटर ऑफ मून। चंद्रमा का व्यास जो है वो कितना है? 1/4 ऑफ अर्थ है। और दूसरा इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जी जो है, जी ऑफ मून इक्वल टू 1/6/g ऑफ अर्थ। ये भी आप 2 चीज़ें पढ़ लीजिए, इन पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल का 1/6 पार्ट है। मान के चलिए कोई 60 किलो का व्यक्ति है और वो अर्थ से चंद्रमा पर चला जाए तो वो 6 से भाग लगा के वो हो जाएगा, वहाँ उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। यानी 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है चंद्रमा पर महसूस होता है। और चंद्रमा पर कुछ चीज़ें और पढ़ लीजिए। चंद्रमा पर वायु का अभाव है, चंद्रमा पर वायु का अभाव है, तो ध्वनि का नहीं सुनना। वायुमंडल नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायु का अभाव है तो ध्वनि नहीं सुनी जाएगी, ध्वनि नहीं सुनना, यहाँ ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। चंद्रमा पर ध्वनि को आप नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। और इसका जो उच्चतम पर्वत है वो लीबनिट्स है। उच्चतम पर्वत, उच्चतम मतलब उच्चतम पर्वत समझते हैं ना, सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो है लीबनिट्स, लीबनिट्स, लीबनिट्स इसका पर्वत श्रृंखला है, लीबनिट्स। देखिए भैया ऐसा ही थोड़ा हिंदी विंदी ऐसी ही है हमारी, समझ लीजिए। लीबनिट्स उसको कहते हैं उच्चतम पर्वत को। और सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम, 3 तत्वों से चंद्रमा बना होता है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन। किसके नीचे तत्व कौन से हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम Mg लिख देता हूँ, है मैग्नीशियम Mg, और आयरन, आयरन तो सब समझते हैं ना, आयरन। ये 3 तत्व चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा इन 3 तत्वों से बना हुआ है। और 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को, कहाँ लिख देता हूँ, चलो कहीं भी मिटा देते हैं इसको, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कोई व्यक्ति पहुंचा था। बताइए कौन था वो व्यक्ति जो पहली बार वहाँ पहुँचे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड सर एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन, ये 2 साइंटिस्ट थे जो चंद्रमा पर पहुंचे। सर एडविन एल्ड्रिन जो है उस यान में बैठे हुए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार वहाँ 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के द्वारा, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11, अपोलो 11, अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा तक की यात्रा को पूरा करके चंद्रमा पर सफलतम रूप से पहुँचे थे। तो सब समझ में आ गया कि मून के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मून में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं, आपको मोस्टली चीज़ें इसमें मिल जाएं, इस तरह से हम चीज़ें लेकर चल रहे हैं। चलो ज़रा कैसे करेंगे। अब बात करते हैं प्लैनेट।
चंद्रमा के बाद हम किस पर आ जाते हैं, प्लैनेट पर आ जाते हैं कि प्लैनेट के बारे में आप क्या जानते हैं और कैसे पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में वो समझिए। ग्रह, और ग्रह होते कौन है, जो सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले आकाशीय पिंड हैं उनको हम कहते हैं ग्रह। जो सूर्य की भाई परिक्रमा लगा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। तो इन ग्रह को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आंतरिक या पार्थिव ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, वीनस शुक्र को कहेंगे, पृथ्वी और मंगल। यानी जब ये मान के चलिए ये सूर्य है, आप यहाँ से ऐसे सन मान लीजिए, इसके जो पहले 4 हैं, पहला आपको पता है बुध होता है, मरकरी होता है, दूसरा आपको वीनस पता है, तीसरा आपको अर्थ पता है और चौथा जो है आपको मार्स पता है। ये 4 जो क्रम से जो नज़दीक वाले हैं हम इनको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसके बाद जो अगले 3 या 4 बनेंगे, अगले 4 बनेंगे उनको हम बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं। इसके बाद जैसे बृहस्पति आ जाएगा, जुपिटर, इसके बाद जो अगला क्या हो जाएगा, सैटर्न शनि, इसके बाद अगला जो हो जाएगा यूरेनस वरुण और इसके अगला हो जाएगा नेपच्यून। तो ये लास्ट के 4 का कंपोजिशन जो है मार्स से ऊपर, मार्स को तो इधर इसमें ले लीजिए। ये इस तरीके से प्लैनेट जो हैं 2 भागों में बांटे गए। कल को कोई आपको आंतरिक और बाह्य ग्रह पूछने लगे तो आप बड़ा आसानी से बता देंगे। चलिए यहाँ ज़्यादा समय कंज्यूम नहीं करते हैं, आप नोट्स बनाते चलिए। यहाँ से अब आगे बढ़िए, ठीक है, बढ़ो आगे उन्होंने क्या कहा है, खुली आंखों से देखे जाने वाले ग्रह कौन कौन से। खुली आंखों से देखे जाने वाले ग्रह बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति और मंगल। इन 5 ग्रहों को आप पृथ्वी से खुली आंखों से देख सकते हैं। दूसरा और कुछ भी पढ़ लीजिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी, जबकि गति संबंधित नियम जो थे वो केपलर ने दिए थे। सौर प्रणाली की जो सोलर सिस्टम की खोज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सोलर सिस्टम की जो खोज की करता थे वो थे कोपरनिकस, हमने बताया ना। और कोपरनिकस ही वो व्यक्ति थे, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कोपरनिकस पोलैंड के वासी थे और जिन्होंने ये बताया कि भाई सूर्य केंद्र में हो और पृथ्वी और बाकी ग्रह इसके आसपास घूम रहे हैं। तो और इनके जो ग्रह के जो गति संबंधी नियम थे वो किसने दिए थे, केपलर ने। ग्रह का विस्तार से जानकारी निम्न प्रकार आप पढ़ेंगे, किस किस में पढ़ेंगे, देखिए बुध को पढ़ेंगे, शुक्र को, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप इस तरीके से ही ये 8 ग्रह हैं और 8 का नाम आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए क्योंकि आजकल बुध को मरकरी लिख रहा है, वो वीनस लिख रहा है, पृथ्वी को अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून वो कह रहा है। नेपच्यून और यूरेनस को तो आप ज़रूर पढ़ लें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को तो आप ज़रूर पढ़ लें। चलिए पहला ग्रह पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ग्रह में को पढ़ते हैं बुध को। बुध में अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, बुध का देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये सब लोग जानते हैं। सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक, सबसे छोटा ग्रह, कोई उपग्रह नहीं, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व। परिभ्रमण जो है ये पश्चिम से पूर्व घूमता है। पश्चिम से पूर्व का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, किसका, इसको एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। अब देखिए ये सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में, मैं यहाँ ऐसे लिखूँगा, एक्सिस एट सन, ठीक है, एट सन, मात्र 88 डेज में ये जो है सन के आसपास घूम जाता है। जो बुध आपको चित्र में दिख रहा है, ये बुध 88 दिन में सूर्य के आसपास घूम जाता है और 58.6 दिनों में ये अपने आसपास घूम जाता है, ठीक है। 58.6 दिन ये अपने आसपास घूमने में लेता है और 88 दिन ये लेता है सूर्य के आसपास घूमने में। दूसरा, इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस पर जो है क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इस पर पाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इसकी शान शौकत होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस पर पाया जाता है। इसका दिन सबसे ज़्यादा गर्म 427 डिग्री टेम्परेचर पहुँचता है। इसका दिन कितना, 427 डिग्री टेम्परेचर पहुँचता है दिन में। और रातें इसकी सबसे ज़्यादा ठंडी, -173 डिग्री, -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नाइट का, ठीक है। और डे का 427। डेज जो हैं इसके सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं क्योंकि सूर्य के नज़दीक है। तो वो अब सूर्य के नज़दीक होने से इसका कोई एटमॉस्फेयर इस पर कोई होता नहीं, कोई उपग्रह इसका होता नहीं, कोई भी एटमॉस्फेयर भी इस पर नहीं है। नो एटमॉस्फेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर इसके आसपास कोई भी इस पर कोई भी वायुमंडल, कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी वातावरण नहीं है। तो चलिए बुध के बारे में आपने पढ़ ली कुछ चीज़ें, आगे बढ़िए। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, आप इनको विजुलाइज करिए, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए।
अगला आप ग्रह कौन सा पढ़ रहे हैं? अगला ग्रह पढ़ेंगे पृथ्वी से नज़दीक ग्रह, पृथ्वी से नज़दीक ग्रह। चलिए, पृथ्वी से नज़दीक ग्रह वीनस, ठीक है। वीनस जो है पृथ्वी के नज़दीक है, ये आपने पढ़ लिया। सबसे अधिक चमकीला है, भौर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भगिनी, सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी, कितने ही नामों से इसको जाना जाता है, सुंदरता की देवी। अब भाई सुंदरता की देवी क्यों कहते हैं? चमकीला है, चमकती है। तो यूरोप के जो वासी थे इसको जो है सुंदर बनने के लिए पूजा करते थे, क्योंकि ये चमकीला ग्रह था। तो वो सोचते थे कि भैया भोर का तारा है, सुबह में शाम को चमकता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इसको पूरब में कहते हैं, और इवनिंग स्टार इसको पश्चिम में कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की बहन, जुड़वा। अब इसको पृथ्वी की बहन और जुड़वा कहने का कारण है, ऐसे ही थोड़े ना कहते कि पृथ्वी की बहन और जुड़वा कह दिए। ये द्रव्यमान और आकार दोनों में लगभग पृथ्वी के समान है, द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन, भगिनी, जुड़वा कहा जाता है। ये 243 दिन में अपने आसपास घूम जाता है, इतने देश में अपने आसपास घूम जाता है। एट एक्सिस मैंने लिख दिया, एट सन, ठीक है। 243 दिन इसको अपने आसपास चक्कर लगाने में लगते हैं, और 224.7 डेज इसको लगते हैं सूर्य के आसपास घूमने में, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप समझ लीजिए कि 243 दिन में वो अपने आसपास घूम जाता है, और 224.7 डेज में वो सूर्य के आसपास घूम जाता है। और इसका जो भ्रमण है वो क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज, यानी ये ग्रह जो है उल्टा घूमता है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। बाकी ग्रह घूम रहे थे पश्चिम से पूर्व, और ये घूमता है पूर्व से पश्चिम। ये कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम ये घूमता है, ठीक है स्टूडेंट। पूर्व से पश्चिम इसका परिक्रमण होता है। तो चलिए यहाँ से चमकीला, अब चमकीला होने का भी कारण समझ लीजिए। चमकीला ये इसलिए होता है स्टूडेंट कि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है। CO2 जो है 97% पाया जाता है, और CO2 की जो एल्बिड पावर है वो 70% है। यानी एल्बिड पावर कहते हैं कि जो ऊर्जा को लॉक कर दे, ऊर्जा को वापस ना जाने दे, तो 70% ऊर्जा को ये लॉक कर लेता है। अब जब 70% ऊर्जा को एल्बिड पावर की वजह से लॉक मिल गया, तो वो तो भैया चमकीला होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला ग्रह हम बढ़ रहे हैं, अगला ग्रह पढ़ेंगे। ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि समय की सीमा है, इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम नहीं दे सकते यहाँ। बाकी जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए, जो क्वेश्चन आज तक बने, उनके बारे में हमने पढ़ा है। पृथ्वी यह सघनतम ग्रह है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसका स्थान तीसरा और आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। जल के कारण यह नीला ग्रह है, अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। इस ग्रह का ताप परिसर ऐसा है कि यहाँ जल, द्रव, ठोस एवं गैस तीनों ही रूप में पाया जाता है। यहाँ जल, द्रव, ठोस एवं गैस तीनों ही रूप में पाया जाता है। इसके फलस्वरूप इस ग्रह पर जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। पृथ्वी के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आप समझिए। एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। दूसरा, इसकी जो गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट है, 1660 किलोमीटर प्रति आवर, जो अपने आसपास घूमने की वो है। अपने आसपास घूमने का समय पता है, 24 घंटे में अपने आसपास घूम जाती है। 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, कुछ ऐसा इन्होंने कहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन हम उसको क्या कर देते हैं, 24 घंटे कर देते हैं। नक्षत्र दिवस जिसको कहते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड का वो नक्षत्र दिवस होता है। पृथ्वी का रिवोल्यूशन जो है वो 365 दिन का है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दिन रात का होना घूर्णन गति, दिन रात का होना किसकी वजह से होता है? घूर्णन गति की वजह से होता है। और दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का होना तो घूर्णन गति हो गई, दिन रात का जो छोटा बड़ा होना है वो परिक्रमण गति की। जैसे सूर्य के आसपास पृथ्वी घूम रही है, अब दिन रात का छोटा बड़ा तो पृथ्वी का, सूर्य की छाया, सूर्य से जो किरण आ रही है उनके अनुसार पड़ेगी। ये हो सकता है यहाँ देर में छाया पड़ रही है तो यहाँ एक पक्ष में रात छोटी दिन बड़ा हो रहा है, फिर वो घूम के पृथ्वी ऐसे ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे आ गई, तो यहाँ पता चली कि अब दिन बढ़ गया, सूर्य की तरफ वो ज़्यादा फेस करके घूम रहे है। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ें पता चलती हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 4.2 लाइट ईयर अवे है वो,
अप्रॉक्सीमेटली 4.22 लाइट ईयर दूर है सन के बाद, ठीक है ना। सबसे नज़दीक तारा तो सूर्य है ये पृथ्वी का, लेकिन सूर्य के बाद जो दूसरा तारा आता है वो, इसका एक सैटेलाइट है चंद्रमा, हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसके पोल और जो इक्वेटर है उस पर जो डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। इस पृथ्वी से दिखने वाला सबसे अधिक चमकीला जो तारा है वो साइरस डॉग स्टार है, जो जिसकी दूरी पृथ्वी से 9 लाइट ईयर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। आगे चलेंगे अपसौर और उपसौर की स्थिति। अपसौर जो है बनती है, इसमें अपसौर की स्थिति बनती है। अपसौर कहते हैं दूर के लिए, मैक्स डिस्टेंस को अपसौर कहेंगे, और उपसौर कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंस को, मिन डिस्टेंस को, ठीक है। मैक्स डिस्टेंस और मिन डिस्टेंस। अपसौर किसको कहते हैं स्टूडेंट? मैक्स डिस्टेंस को। 15.21 करोड़ किलोमीटर तो इसकी अपसौर दूरी है, और इसकी उपसौर दूरी 14.70 किलोमीटर है। 14.70 करोड़ किलोमीटर इसकी जो है उपसौर स्थिति है। तो आप इन दोनों चीज़ों को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने, साउथ पोल की खोज रोआल्ड एमंडसन ने की थी। रोआल्ड एमंडसन और रॉबर्ट पियरे। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने, और दक्षिणी ध्रुव की खोज रोआल्ड एमंडसन ने की थी, ठीक है। अब परिक्रमा पथ पर पृथ्वी के, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, पृथ्वी की परिक्रमा करते समय कौन से ग्रह आसपास रहते हैं? तो भाई इधर तो एक तरफ तो शुक्र है, एक तरफ मंगल है, तो यही दो रहेंगे। इसमें अलग से क्या सोचना। अब बच्चा सोचता है पता ना यार कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, चंद्रमा भी लगा दिया। अरे चंद्रमा ग्रह थोड़ा ही ना है, ठीक है ना। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको खगोलीय एकक कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हम कहते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। रोटेशन पता चल गया, रिवोल्यूशन पता चल गया, किस तरफ घूमती है ये आपको पता चल गया, सैटेलाइट पता चल गया, दिन रात का छोटा बड़ा होना पता चल गया। चलिए, और बाकी ब्रीफ में जो है जो विस्तार में पढ़ेंगे पृथ्वी को तो वो अलग पढ़ेंगे। चलिए, मंगल पर बहुत क्वेश्चन बने हैं, बहुत क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। चलिए, मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव और घूर्णन की गति पृथ्वी के से काफ़ी समांतर रखती है। अतल मंगल ग्रह में पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती ऋतुएं पाई जाती हैं, और इसीलिए मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को मानते हैं कि जीवन की संभावना बन सकती है। इस ग्रह पर न केवल नदी क्रिया बल्कि भयंकर बाढ़ के भी प्रमाण हैं। नदी तो छोड़िए, बाढ़ भी यहाँ मानी जाती है कि बाढ़ भी आई है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस पाई जाती है। इसका जो वायुमंडल है, वहाँ वायुमंडल में एक तो ये चीज़ पढ़ लीजिए आप कि इसमें नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैसें पाई जाती है। नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसें पाई जाती है। इसका एक आप देख रहे हैं, इसका लाल रंग मिलता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। लाल ग्रह इसको कहते हैं, और लाल ग्रह कहते हैं इसके आयरन ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड इस पर मिलता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह कहते हैं। इसकी मिट्टी जो है लाल ग्रह है। ऋतु स्लोप 25 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के समान कह दिया। ऋतु परिवर्तन होता है, एटमॉस्फेयर होता है। 2 सैटेलाइट है इसके। कितने? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? बहुत फेमस उपग्रह हैं, क्योंकि इनमें वायुमंडल का सबसे छोटा ग्रह मिलेगा, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, ठीक है। और ये जो डिमोस है ना, ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा है। सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट उपग्रह है, सबसे स्मॉलेस्ट। सोलर सिस्टम का ही सबसे स्मॉलेस्ट है। तो अब इस पर जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पाया जाता है वो ओलंपस मेसी पाया जाता है बेटा। कौन सा? ओलंपस मेसी। जो ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी इसका ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है, वो जो ज्वालामुखी है उसको ओलंपस मेसी कहते हैं। और पर्वत जो इसका सबसे बड़ा है वो निक्स ओलंपिया है। क्या है नाम? पर्वत जो है इस पर जो सबसे बड़ा है, निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। और ये एवरेस्ट से 3 गुना है, 3 गुना एवरेस्ट।
3 गुना एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। नेक्स्ट ओलंपिया जो है, तो आप समझिए जीवन संभव है क्योंकि 24 घंटे में रोटेशन भी हो जाता है, आकार अंडाकार है, 687 दिन का यानी एट सन के आसपास जो है 687 दिन में ये घूम जाता है, इसी का वर्ष माना जाता है, ये उन्होंने कहा है। और इसको एक और चीज़ है, इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। मंगल को क्या कहा गया है? युद्ध का देवता। तो सन के आसपास तो आपने लिख लिया 687 दिन, एट अक्षिज 24.6 डेज में ये अपने अक्ष के आसपास घूम जाता है, ये भी आप लिख दीजिए। और इसको युद्ध का देवता कहा जाता है, युद्ध का देवता। मंगल को मना लीजिए, युद्ध को जीत लीजिए, युद्ध का देवता। तो जिनका मंगल बिगड़ा हुआ है वो सुधारिए भैया, डेफिनेशंस को मजबूती से करिए, ठीक है, डेफिनेशंस को मजबूती से पढ़िए, मजबूती से समझिए, तो आपको जो है आपका मंगल जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। चलें आगे बढ़ें। मंगल के बाद कौन आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति को जैसा भी है, अब आप बृहस्पति के बारे में पढ़ लीजिए। जुपिटर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये आप सब समझते हैं। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 1300 गुना है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जुपिटर का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का कितना गुना है। यह ग्रह मुख्यतः गैस एवं द्रव से मिलकर बना है। गैस और द्रव, ठोस नहीं है इस पर। बृहस्पति के ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम की प्रधानता है। सभी ग्रहों में इस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक तीव्र है। बृहस्पति में ठोस सतह का अभाव है। इसके भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु इस ग्रह के उपग्रह ठोस पिंड हैं। ये खुद तो गैस का बना हुआ है, लेकिन जो इसके ग्रह हैं वो जो है क्या है? ठोस है। तो चलिए, सबसे बड़ा ग्रह है ये आपने पढ़ लिया। सबसे अधिक इसके 79 जो उपग्रह हैं, सबसे अधिक कितने? 79 इसके उपग्रह अब इस समय मौजूद हैं, ठीक है, 79। और यूरोपा, कैलिस्टो ये सब इसी के। गैनीमीड, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, वो भी इसी का है, ठीक है, गैनीमीड। और ये गैनीमीड भैया खुद पीला है कलर में। गैनीमीड कैसा है कलर में? पीला कलर में है। अब दो चीज़ें और लिख लीजिए आप। अक्षिज के आसपास ये 9.9 आवर में, कहा है ना सबसे अधिक। अक्षिज के आसपास ये 9.9 आवर में ही घूम जाता है अपने आसपास, तो ठीक है। और एट सन, सूर्य के आसपास कितने? क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी बहुत हो जाती है, ठंडा ग्रह भी है, सूर्य से इसकी दूरी भी बहुत हो जाती है, तो ये कितना? 11.9 साल में ये सूर्य के आसपास घूमता है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, मंगल और बृहस्पति के बीच में अंतरिक्ष कुछ ज़्यादा है। मंगल है और मंगल के बीच में, बृहस्पति के बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, तो उसमें जो है छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। और पहला क्षुद्र ग्रह सेरस है, आप ये जानते हैं। इस पर ग्रेट रेड स्पॉट पाए जाते हैं, जिनको पायनीर कहा जाता है। अशांत बादल के वो सूचक माने जाते हैं कि यहाँ अशांत बादल हैं। और देखिए, रेडियो तरंगें जो प्रसारित होती हैं वो यहीं से टकराकर, इसी से उपग्रह से टकराकर वापस आती है। इसका जो घूर्णन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज इसका घूर्णन है, यानी ये जो परिक्रमा करता है सूर्य की, एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, बृहस्पति के बारे में इतना ही काफ़ी है। यूरोपा, कैलिस्टो इसके उपग्रह हैं, ये भी आप समझ लीजिए, इसको पढ़ेंगे। शनि, इसके बाद अगला ग्रह कौन आया है? शनि आया, सैटर्न, ठीक है। शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे आप सब पर। मानते हैं ना कि शनिदेव की कृपा दृष्टि बिगड़ी, न्याय के देवता हैं शनि, और न्याय तो वो करेंगे ही। जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो उसको मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो चलिए शनि के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 7 छल्लों का पाया जाना ग्रह है। इस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है 7 छल्ले, 7 वलय इस पर पाए जाते हैं। छल्ले विभिन्न आकार की चंद्रिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। इन छल्लों की जो खोज है वो गैलीलियो के द्वारा की गई थी। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका जो पीला कलर है वो तांबे के कारण होता है। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है तथा टाइटन इसका सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। शनि के जो उपग्रह हैं वो 62 अब कहा गया है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो अब हम जो अपडेट बता रहे हैं वो आपको 82 उपग्रह इसमें पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? अब इसके 62 नहीं, 82 उपग्रह, सबसे ज़्यादा अब इसके हो गए हैं। सौरमंडल में शनि एकमात्र उपग्रह है
शनि का एकमात्र उपग्रह जिसका अपना वायुमंडल है। शनि एकमात्र उपग्रह नहीं है, शनि का एकमात्र उपग्रह ऐसा है जिस पर वायुमंडल है, और वो कौन है? टाइटन। टाइटन की खूबी क्या है कि इस पर अपना वायुमंडल है। समझ आ रहे हैं ना? शनि का सबसे बड़ा जो, और इस पर नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। इस टाइटन पर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन व हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है? टाइटन के वायुमंडल में नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। शनि खुद जो है हाइड्रोजन हीलियम इन गैसों से बना हुआ है। मीथेन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, इन 4 गैसों से बना हुआ है। भाई हाइड्रोजन और हीलियम तो मिलेंगे, और मीथेन और अमोनिया भी इस पर मिलती है। इन 4 उनसे शनि बना हुआ है। और शनि जो है ना, जितने भी ग्रह हैं उन सब में सबसे कम घनत्व रखने वाला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। इतना कि शनि का एक टुकड़ा लीजिए, पानी में छोड़ दीजिए, वो तैरने लगेगा। ठीक है ना? अगर उसको देखें तो शनि का जो पानी में अगर उसको रख दें तो पानी में वो रख के तैरता रहेगा। यानी कहते हैं कि शनि पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, क्लियर है? शनि की जो ये वलयों की संख्या है ये 7 है। 7 छल्ले यहाँ आपको बता दिए गए हैं। 7 छल्ले हैं, कम घनत्व है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी आपको पता चल गया। अब ये एक्सिस के आसपास ना 10.3 घंटे में घूम जाता है। एट एक्सिस 10.3 घंटे में 10.3 घंटे में घूम जाता है। और सूर्य के आसपास भैया ये भी खूब समय लगाता है। कितना? एट सन के आसपास ये घूमता है 29.5 ईयर में। क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है बढ़ती जा रही है, और डिस्टेंस की वजह से ये सूर्य का जो परिक्रमा लगाता है बहुत देर में लगाता है। और सूर्य की परिक्रमा लगाने का जो तरीका है इसका, वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं, पश्चिम से पूर्व। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर ये परिक्रमा लगाता है। क्लियर है? इसका एक फोबे उपग्रह है। शनि का एक उपग्रह कौन है? फोबे। मैं वो अलग से पढ़ा देता हूँ, फोबे। और फोबे भाई साहब के बारे में ये बता गए भैया ये शनि के विपरीत घूमता है। अभी तक जितने भी उपग्रह मिलते हैं वो उपग्रह मोस्टली क्या होता है कि जिस दिशा में उसका ग्रह घूम रहा होगा उसी दिशा में घूमते हैं। और फोबे भाई साहब रहे विपरीत, शनि के विपरीत इनका परिक्रमण है। शनि के विपरीत परिक्रमण वाले उपग्रह हैं विपरीत परिक्रमण। ठीक है, शनि के विपरीत ये परिक्रमण करते हैं फोबे भाई साहब। और इन्हीं फोबे भाई साहब को कृषि का देवता कहा जाता है। इन्हीं फोबे भाई साहब को क्या कहा जाता है? कृषि का देवता कहा जाता है। कृषि का देवता समझ लीजिए, कृषि का देवता किसको कहा जाता है? फोबे को ही कृषि का देवता कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आप समझिए। शनि के जो और उपग्रह हैं वो मैं नाम लिख देता हूँ, मीमांसा, एनेक्सिलाडू, टैथिस, रिया, ये शनि के कुछ उपग्रह हैं जो आजकल पूछे लिए जाते हैं। चलिए शनि से आगे बढ़ते हैं। अगले भाई साहब कौन आए? अरुण। यूरेनस के बारे में आप बहुत जानते होंगे। अरुण यह एक शीत ग्रह है। सती ग्रह लिखा हुआ है, शीत ग्रह है। ठीक है, शीत ग्रह है, ठंडा है, जिसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है। वायुमंडल में मीथेन। ये जितने भी चारों ग्रह हैं बृहस्पति के बाहर के जो बृहस्पति ग्रह हैं, चारों ही गैसों से बने हुए हैं। और इसमें किसी में हाइड्रोजन की अधिकता होगी, किसी में मीथेन की, किसी में हीलियम की अधिकता होगी। तो यहाँ मीथेन की अधिकता है। यह ग्रह अपने अक्ष तल के साथ मात्र 8 डिग्री पर झुका है। अतः जहाँ सभी ग्रह घूर्णन करते हैं यह ग्रह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। मात्र 8 डिग्री पर, कक्ष के साथ 8 डिग्री पर है, मतलब 97 डिग्री तक बताते हैं। वैसे 98 डिग्री तक ये गिरा हुआ है। उधर से नापे तो 98, इधर से कुछ कम करके 8 डिग्री उन्होंने कहा है। और हम कहते हैं कि ये 98-97% घूमा हुआ है, लेटा हुआ है। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह, इसका दूसरा नाम क्या है? लेटा हुआ ग्रह। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई पड़ता है। और ये हरे रंग का जो प्रकाश है वो मीथेन की वजह से, किसकी वजह से? मीथेन गैस की वजह से ये ग्रीन दिखता है। और इसके आसपास भी वलय पाई जाती है। इसके आसपास भी वलय पाई जाती है। 97.5 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है, ये समझ लीजिए। 98 ही उसको कह देते हैं। ये शायद 8 डिग्री उन्होंने गलत लिख गया है, 98 डिग्री पर झुका हुआ है। और वलयों की जो संख्या है वो इसका देखिए, उपग्रह पृथ्वी के विपरीत भ्रमण करता है इसका उपग्रह। सर्वाधिक गैसों से घिरा उपग्रह है। हाँ, अरुण का ही पढ़ना है ना। और इसकी जो खोज थी वो विलियम हर्शल ने की थी। चलिए, किसने की थी? विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, विलियम हर्शल ने 1781 ईस्वी में इसकी खोज की।
1781 से पहले हम इसको जानते नहीं थे। सूर्य के आसपास 84 साल और अपने आसपास 10.8 घंटे, 10.8 एक्सिस 10.8 घंटे आवर, और एट सन के आसपास ये जो है 84 ईयर तक घूमता रहता है। ठीक है, 84 ईयर तक ये घूमता रहता है। इसके 27 सैटेलाइट है। उपग्रह की संख्या कितनी है? 27। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 उपग्रह हैं। ठीक है ना, 27 इसके उपग्रह हैं, जिसमें टिट्रॉन, नेरिडेस, ये जो इसके उपग्रह हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज इसका घूर्णन है, आपको पता है क्लॉकवाइज इसका घूर्णन है। ये है, नीला हरा रंग पाया जाता है, हम पहले भी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, नीला हरा रंग। चलिए, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली। वलयों की संख्या, सबसे ज़्यादा वलय 9। वलयों की संख्या, ये जो छल्ले हैं ना, कहाँ गए छल्ले? यहाँ लिखा हुआ नहीं है। इस पर वलय पाए जाते हैं, ये भी लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। वलय की जो संख्या है, वलय है इस पर 9। कितनी वलय है? 9। शनि पर कितनी थी? 7। 7 से ज़्यादा इस पर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली। अब अगला लास्ट और पढ़ लेते हैं। 1 घंटे का टाइम पीरियड आपका लगभग पूरा हो रहा होगा। SSC GD के बच्चे, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता, आप ये चीज़ मान के चलिए। तो चलिए वरुण के बारे में। वरुण और अरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वरुण और अरुण को क्या कहा जाता है? ट्विन प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि इन ग्रहों का आकार में समानता पाई जाती है। मीथेन की अधिकता के कारण वरुण ग्रह का प्रकाश हरा रंग प्रतीत होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। इसके वायुमंडल में पृथ्वी के आकार का एक धब्बा पाया जाता है, जिसे विशाल काला धब्बा कहा जाता है। पृथ्वी के आकार का धब्बा इसमें पाया जाता है। इस पर भी वलय पाई जाती हैं। ठीक है, 14 सैटेलाइट पाए जाते हैं। 14 सैटेलाइट वलय इस पर पाई जाती है। एंटी क्लॉकवाइज कही जाती है। सहोदर भाई इनको कहते हैं। इसको ट्विन के साथ साथ एक और नाम हिंदी में देते हैं, सहोदर भाई। सहोदर भाई, इनको क्या कहते हैं? सहोदर भाई भी इन दोनों को कहा जाता है। आप फिर कहें कि भाई सहोदर किसका? चौथा बड़ा आकार में है। जॉन गाले जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा। जॉन गाले जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा। ठीक है, 1846 ईस्वी को इसको खोजा गया था। 1846 ईस्वी में जॉन गाले के द्वारा इसको खोजा गया था। ये अब बात आती है, चौथा बड़ा ग्रह मीथेन के कारण धुंधले हरे ग्रह का है। ग्रह के आसपास 5 वलय पाई जाती है। इसके आसपास भी वलय पाई जाती है, छल्ले पाए जाते हैं शनि की तरह। और वलय की संख्या कितनी है? 5 वलय इसके आसपास पाई जाती है। ये बिल्कुल फिक्सेशन के साथ पढ़िए। ठीक है, और ये अक्ष के आसपास 15.7 दिनों में घूमता है। एट एक्सिस, मैं लिख देता हूँ, एट एक्सिस, ये 15.7 डेज में एक्सिस के आसपास। अब आप सोच के देखिए, सबसे लास्ट ग्रह है, सूर्य के आसपास कितने साल लगाता होगा? सूर्य के आसपास कितने साल लगाता होगा? 165 साल। कितना? 165 ईयर। 165 ईयर ये सूर्य के आसपास घूमने में लगाता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से कितने समय में। और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता है। इससे पिछला जो था वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, कोई दिक्कत और कुछ रहा नहीं। ठीक है, 14। इसका एक नाम और है, वो नाम और पढ़ लीजिए और आपका काम पूरा हो रहा है। समुद्र का देवता। समुद्र का देवता सबसे ठंडा ग्रह है भाई। 165 साल तो इसको घूमने में लग जाती है। तो सबसे ठंडा ग्रह जो है इसी को माना जाता है, नेपच्यून को ही, वरुण को ही माना जाता है। ठीक है, इसके बाद एक आध और आप अगर पढ़ना चाहें यम के बारे में, 2-3 चीज़ें पढ़ लें। यम भी प्लेटो जो था उसको भी हम 9वां ग्रह मानते थे, लेकिन क्लाड टॉम्बो के द्वारा वो खोजा गया था। क्लाड टॉम्बो के द्वारा वो खोजा गया 24 अगस्त 2006 में। चेक गणराज्य में एक जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की जो इकाई है, IAU ने प्राग में, जो चेक गणराज्य के प्राग में सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त 2006 को, उसमें इसको बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया। इसको ग्रह की कैटेगरी से ख़त्म कर दिया प्लेटो को। और कारण क्या बताए गए? कारण ये थे, एक तो ये दूसरे की परिक्रमा का अतिक्रमण कर लेता है, यानी ये जो है परिक्रमा करते करते नेपच्यून की परिक्रमा में घुस जाता था। ग्रह की डेफिनेशन ये कही गई है कि ग्रह किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा को नहीं काट सकता। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातों को लेकर जो हमारा अंतरिक्ष संघ था, विश्व अंतरिक्ष संघ, उसने जो है यम को, प्लूटो को 9वें ग्रह से बाहर कर दिया और इसे 12वें ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया। तो चलिए आज की वीडियो में आपको इतना ही। मिलते रहेंगे आपको SSC GD में ज्योग्राफी पार्ट के साथ। मैं अरविंद कुमार नोई आपको मिलता रहूँगा। आप
अगर एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चन चाहते हैं तो CISF बैच 75 बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उस बैच में जाकर शाम को विदाउट एनी कॉस्ट चलता है, उस बैच में जाकर आप उन 75 क्लासेज को देख लीजिए। जो क्लास आपको यहाँ ज्योग्राफी की कराई जा रही है उसकी MCQ वर्षा मैम के द्वारा आपको कराई जाएंगी। तो चलिए आप बहुत बेहतर पढ़ें, बहुत अच्छा करें, कोई गलतियाँ की गुंजाइश आप ना करें, तो बढ़ते रहें पढ़ते रहें और SSC GD का जो सपना 90 क्लासों में आपने देखा है वो 90 क्लासों में पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी दिन पेपर में रह जाएंगे उसके साथ हम प्रैक्टिस सेट लगातार कंटिन्यूसली लगाएंगे, तो उन सब के लिए भी आप जुड़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।